नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात करेंगे आमंत्रण, निमंत्रण और उस पर हो रही सियासी रण पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में आगे आने की सलाह दे दी और सलाह देते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत भी दिया है। इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर के संभावित निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मंदिर शुद्ध भावना से बनवाया होता तो वे अवश्य जाते। फिर भी वो देर आए पर दुरुस्त आए। उन्होंने इसको लेकर उन्हें बधाई भी दी। सीएम योगी ने आगे ये कह रहे हैं कि अखिलेश को अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी आगे आना चाहिए। इससे उन्हें जन समर्थन मिलेगा। देखिए, विरोधी दल के नेता के लिए जन समर्थन जुटाने का तरीका बता रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर उलझा हुआ है। जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। 18 से अधिक याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लटकी हुई हैं, जिसमें मस्जिद को हटाने, पुनर्निर्माण और सर्वे की मांग को लेकर तमाम तरह की दलीलें चल रही हैं। यह मामला 1968 के एक समझौते से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर अखिलेश को साथ आने का आमंत्रण देकर क्या सियासी तापमान बढ़ाने का काम किया है? आखिर इशारा किस तरफ है? क्या आगामी चुनाव के समय यही होगा सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव का, और जिस पर फ्रंट फुट पर क्या बीजेपी खेलती नजर आएगी, या योगी ने यह बयान सिर्फ अखिलेश को दुविधा में डालने के लिए दिया है? मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बयानों पर एक नजर। शुद्ध नियत से बनाते हैं तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। आज जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। आज आवश्यकता है उन्हें सामने आके स्पष्ट करना चाहिए कि उनका क्या मानना है, क्या उनका ऑफिशियली स्टैंड है, क्या वो कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय पे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय पे वो अपना पक्ष स्पष्ट करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का, तो अखिलेश यादव जी अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास रखती है, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता किसी रूप में इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से सनातनियों का, सब सनातनियों का मानना है श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय पे, वो बिल्कुल सर्वविदित है। तो अखिलेश जी का क्या स्टैंड है, क्या इनका स्पष्टीकरण है, समाजवादी पार्टी ऑफिशियली उस विषय को जारी करे, प्रेस के सामने रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार अखिलेश जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसी की आस्था पर प्रश्न उठाने का अधिकार व्यक्ति विशेष का नहीं। और जिन लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि राम राज आएगा, उनके कार्यकाल में जो दयनीय स्थिति पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले उस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के और जनता के हित में हो। तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते आते पता नहीं कैसे पर अपने ऊपर उभरने ही लगता है। एक बार फिर से ये मामला चर्चा में आ गया, लेकिन इन बयानों के मायने क्या है समझने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से शैलेंद्र ध्रुव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। राघवेंद्र सिंह जी, सीधा सवाल ये इसी पे करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कि क्या जरूरत है अखिलेश यादव की? बीजेपी तो अपने आप में ही पूरी तरह से सक्षम है। बीजेपी खुद ही इस मामले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर सकती है श्री कृष्ण जो भूमि है उसको लेकर। तो अखिलेश यादव की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उनके समर्थन की या उनके हामी भरने को लेकर? बीजेपी तो अपने आप में ही सक्षम नहीं। अभिषेक जी, हमें आवश्यकता है जनता के समर्थन की आवश्यकता है। अगर अखिलेश जी इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प है और ईमानदारी से मानना है, वो इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर नहीं बनेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लगातार सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग। और जब कोई हिंदू धर्म की बात आती है, हिंदू मंदिरों की बात आती है, हिंदू त्योहारों की बात आती है, तो वो अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी देखिए कुंभ मेला हुआ था। कुंभ मेला को इनको कुंभ मेला के साथ रहना चाहिए था।
उसमें जो रचनात्मक विरोध करना था करिए, लेकिन उन्होंने रचनात्मक विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसको सनातन धर्म के मान से लगातार जोड़ते रहे। कुंभ मेला में पानी दूषित है, वहां लाइट नहीं लगी है, वहां पानी व्यवस्था नहीं है, वहां पर सुरक्षा नहीं है, इस प्रकार की बेवजह की बातें करते रहे। जब इनकी सरकार थी, ये लोग किस प्रकार से होली अगर पड़ती थी तो होली में किस प्रकार से कहते थे 11 नहीं राघवेंद्र जी ठीक है, कुंभ पे आएंगे, होली पर भी आएंगे, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं, चलिए उसी को मान लेते हैं कि मतलब योगी आदित्यनाथ जी मानते हैं कि सपा कभी भी श्री कृष्ण मूवी को लेकर समर्थन में नहीं आएगी। तो क्या ये मान रहे कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर यह बयान दिया राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं सपा को कटघरे में खड़े करने के लिए? भी कहा जा सकता है। देखिए वास्तविकता ये है, अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण का भय रहता है। अभी देखिए उनकी पत्नी का अपमान हुआ था, मस्जिद में उनकी पत्नी गई थी तो कुछ मुल्लाओं ने कह दिया कि ये देखें नंगी बैठी हैं, उनका विरोध करने का तो इनको साहस नहीं है। तो ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण मंदिर का पक्षधर करेंगे? जिन मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, जिन्होंने ये बयान दिया था अखिलेश यादव जी की पत्नी को लेकर, वो मौलाना साहब तो आपके समर्थन भी बहुत से बयान दे चुके हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सवाल ये है भाई, हाँ नहीं अब देखिए, किसी महिला का अपमान करना और बेवजह अपमान करना क्या हमें अपमान करेगा? भाई अगर किसी का भी अपमान होता है तो ये उचित नहीं है। किस प्रकार की भाषा? अभी कांवड़ यात्रा में एक महिला बुर्खा पहन के शामिल हो गई, उसी व्यक्ति ने उस पर भी विरोध जता दिया। आप कह दीजिए आप उसका भी समर्थन नहीं करते? नहीं देखिए, कांवड़ यात्रा में अगर कोई शामिल होता है या नहीं होता है व्यक्तिगत विषय है उसका। कांवड़ यात्रा में शामिल होना उसका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन हम अगर आपका अपमान करने लगे इस चैनल में बैठने के माध्यम से बेवजह अपमान करने लगे तो हमें लग रहा है ये आपत्तिजनक होता है। इसमें उन्हें कारण बताना चाहिए, और जिस शब्दों का उपयोग किया था वो अनुचित था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अखिलेश यादव का तुष्टीकरण की राजनीति रहती है। राघवेंद्र जी एक बात बताइए, जो मुझे थोड़ा समय, मैं थोड़ा राजनीति में मेरे हाथ थोड़े कच्चे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को साथ लिए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता, तो ये क्यों समाजवादी पार्टी उल्टी गंगा बहा रही है? तुष्टीकरण करके मात्र 20% वोट मिलेगा, 80% वोट से क्यों पंगा लेगी सपा? किससे? आपसे पूछ रहे हैं? जी जी राघवेंद्र जी आपसे ही। नहीं वो उनकी जो राजनीति खुलेआम रही है, अभिषेक जी वो लगातार एफआई के आधार पर राजनीति करते रहे। अभी तक 4 चुनाव गुस्से में लड़े हैं। सर्व समाज की बात उन्होंने की ही कब है? अब ये नया सुबूका लेकर के पीडीए आ गए। क्या पीडीए सर्व समाज की भागीदारी करती है? ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कुछ एक वर्ग को एकत्रित करके उनके माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है। गूगल के समय में जितनी हमें जानकारी है, इतने अभिषेक जी आपको जानकारी है, तो समाज के हर व्यक्ति को जानकारी है। ये लोग 20 वर्ष ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक जी मामला साफ नहीं है, पीडीए को लेकर डेफिनेशन बदलते रहते हैं आप, और योगी आदित्यनाथ जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं देखिए आपकी नीयत साफ नहीं है। निमंत्रण देंगे वो अलग बात है, केदारेश्वर मंदिर आप बनवा रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक ऐसे व्यक्ति का आप वक्तव्य बता रहे हैं जिसकी नीयत के विषय में उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, अच्छी तरह से जान चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी तक समझती थी कि महंगाई बेशुमार है, किसानों की समस्या है, किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, रोजगार दूना नहीं हो रहा है, दूनी नहीं हो रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सारे मुद्दे थे। आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब जब ये स्थिति आ गई कि जिस सनातन का नाम लेकर के योगी जी सत्ता में आए, बराबर सनातन करते रहे, हर समय सनातन की बात करते रहे। उन सनातन पर जब प्रहार कर दिया, जब उस पर मारा पीटा गया, बटुकों की चोटियां खींची गई। अशोक जी सनातन की क्या बात है? मंदिर तो आपके नेता भी बनवा रहे हैं इटावा में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मंदिर बनवा रहे हैं। सर जी हमको बात बोलने सर 1 सेकंड दे दीजिए, बोल लूं बात अपनी। मेरी बात बीच में काट देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपने भाजपा के प्रवक्ता को पूरा समय दिया, खूब बोले। ठीक है बोलिए, वैसे ही समय सीमित है, बोलिए जल्दी। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, कहना चाहता हूँ शंकराचार्य का अपमान किया गया, पूछा क्या शंकराचार्य है कि नहीं है। आज बटुकों को मारा पीटा गया। आज इनके डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य भगवान कहते हैं शंकराचार्य को,
और बेवजह कह रहे हैं कि जिसने चोटी खींचा महापाप किया, जांच उसकी जांच करके दंडित करेंगे उसको। आज सवाल इस बात का सरकार में क्या हो रहा है, आज ये सब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इतना डैमेज हो गया है, सनातन विरोधी साबित हो गए हैं योगी जी, और योगी जी आज जो है जातिवादी साबित हो गए हैं। आज नहीं, वो जातिवाद तो देखिए पीडीए की जब आप बात करते हैं तब क्या जातिवाद नहीं होता अशोक जी, तब भी जाति की बात हो रही होती है। अभी यूजीसी में क्या हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन इस पर आना चाहूंगा, जो सवाल लगातार उठ रहा है कि श्री कृष्ण भूमि को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अरे सर जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि को योगी जी का मुंह है बोलने का, उनका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड क्या होगा उसमें, क्या स्टैंड? भाई संविधान है, संविधान के बारे में हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय जो बोलता देंगे वो माना जाएगा। सवाल इस बात का है। और योगी जी क्या कर रहे हैं? राघवेंद्र जी बोल रहे हैं, राघवेंद्र जी बोल रहे हैं, आप लोग समर्थन दीजिए ना। राघवेंद्र जी बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी थोड़ा समर्थन दीजिए, जनता का समर्थन जुटेगा, मंदिर बन जाएगा। आपकी मदद मांग रहे राघवेंद्र जी। अजय सिंह बिष्ट जी की, अजय सिंह बिष्ट जी है, क्या कार्यक्रम है? अजय सिंह बिष्ट का क्या कार्यक्रम है? अजय सिंह बिष्ट का क्या योजना है? अपनी योजना बताएं। अजय सिंह बिष्ट अपनी योजना बताएं, उनकी क्या योजना है? नहीं, अरे एक मिनट राघवेंद्र, आपने अपनी बात रख ली राघवेंद्र जी, बाद में आऊंगा आपके पास। वो कह रहे हैं कि आप सपा भी समर्थन करें, श्री कृष्ण भूमि का मामला शायद सुलझ जाएगा। क्या किस बात का समर्थन करे, किस बात का समर्थन? अजय सिंह बिष्ट की क्या योजना है? कौन सी योजना तैयार की है उनकी? किस योजना पर समर्थन मांग रहे हैं? योजना बताएं ना, उनकी क्या योजना है मथुरा पर? क्या कार्य करना चाहते हैं? किस कार्य में हम समर्थन करें, ये तो बताएं भाजपा। ठीक है, जल्दी से राघवेंद्र जी, क्या चाहते हैं? क्या मामला तो कोर्ट में वैसे भी पेंडिंग है ना, क्या चाहते हैं आपकी सभी राजनीतिक दल एक साथ मिले और गिरा दिया जाए उस इमारत को? नहीं, देखिए हम लोगों ने अयोध्या में भी न्यायालय के माध्यम से उस पर निर्णय का स्वागत किया और उसके माध्यम से मंदिर बना। इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं मथुरा में भगवान श्री राम के जन्म स्थल में मंदिर का निर्माण हो। हम लोग तो छाती ठोक के उसके साथ हैं, मंदिर निर्माण के पक्ष में। राघवेंद्र जी, अयोध्या का मंदिर निर्माण हुआ, ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एक भयावह इतिहास जुड़ा है उसके पीछे का। मैं खैर उस पर वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए काफी देर से कांग्रेस से। शैलेंद्र जी, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से कब ऊपर उठेंगे? कोई आपकी पार्टी को निमंत्रण दे रहा है, आप किसी पार्टी को किसी मंदिर में निमंत्रण दे रहे हैं? राहुल गांधी जी के लिए तो ये कहा गया कि अयोध्या नहीं आए, वो जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। फिर जब कभी हवा चली कि वो मंदिर आ रहे हैं तो विरोध होने लगा कि वो मंदिर में नहीं घुसने चाहिए। ये डावाडोल स्थिति बनी रहती है, कभी इसमें से निकलेगा उत्तर प्रदेश या इसी में उलझा रहेगा? जी नमस्कार जी। बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद जाति धर्म के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि जनता अब इनसे सवाल करेगी। क्योंकि अभी बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, महंगाई के देख लीजिए, किसानों की हालत आप देख ही रहे हैं। अभी इनके सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये शून्य हो गए हैं। 5000 विद्यालयों को बंद करने का काम कर ही चुके हैं। हमारे जो गरीब वंचित वर्ग है वो शिक्षा से वंचित हो ही रहा है लगातार। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख लीजिए, जो बजट आया उसमें 10,000 करोड़ की कटौती की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में कटौती की गई है। तो जो जनता से जुड़े हुए समस्याएं हैं उस पर ना बीजेपी कभी बात करेगी ना उस पर कभी डिबेट करेगी। इनके मुख्यमंत्री जी का भाषण नहीं, पर बीजेपी आरोप लगाती है कि आप, मेरी बात आ जाने दीजिए। और रही हमारे श्री राहुल गांधी जी की बात, तो राहुल गांधी जी ने हमेशा राघवेंद्र जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। जनगणना की बात की है। जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी अपनी भागीदारी होगी। एक मिनट राघवेंद्र जी आप ही का सवाल रख रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल वही है शिवेंद्र जी, आपने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वो भी यही कह रहे हैं कि जब मंदिर संस्कृति की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो आप सबसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इन मामलों में आपके जवाब डावाडोल होते हैं। सुनिए, अभी इन्होंने कहा ना कि शुद्ध नियत के साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उनके नियत में इतनी खोट है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का घर जो है गंगा जल से धुलवाने के बाद तब वो प्रवेश किए, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं।
तो इनकी नीयत कितनी खोट है और जात के नाम पे कितनी नफरत भरी हुई है मुख्यमंत्री जी में, ये जग जाहिर है। अब वो शुद्ध नियत की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। 100 बिल्ली हज करके चले और कहे कि जो है हम शुद्ध हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, जात के नाम पे न्याय मिलता है, जात के नाम पे लोगों को नियुक्ति मिल रही है। जिलाधिकारी की नियुक्ति हो, कप्तान की नियुक्ति हो, वाइस चांसलर की नियुक्ति है। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे भागीदारी के हिसाब से उनकी नियुक्ति हो। शैलेंद्र जी, योगी जी तो कह रहे हैं ना कि अपार जन समर्थन अगले चुनाव में भी मिलेगा। के लोग हैं, अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, वाइस चांसलर बनाया गया, इस पे हमारी कांग्रेस पार्टी उस पे जवाब लूंगा मैं। लेकिन शैलेंद्र जी, बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है इन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हें लगता है कि जनता से उनको इन्हीं मुद्दों पर समर्थन मिलेगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, भले ही आप ये कह लीजिए, और आप बड़े अनकंफर्टेबल नजर आते हैं वहां पे। जानती है कि चुनाव आयोग बीजेपी के बोर्ड में बैठा हुआ है, वो इनको SIR के मुद्दे पर आप देख लीजिए, लगातार आए दिन जो है लोगों की शिकायतें आ रही हैं। इसके पहले बिहार में भी स्थिति आप देख लीजिए कि चुनाव इनके गोद में बैठ करके 10,000 महिलाओं को पैसा भेजा। अब जो बचे हुए रकम है जो उन्होंने घोषणा की है, वो योजना ही बंद कर दी है। तो ये तो प्रलोभन की राजनीति करके देश को गर्द में ले जाना है। इनके ना नियत समाज को आगे ले जाने की नहीं है। राहुल गांधी जिस बात को कह देते हैं कि आप भागीदारी के अनुपात में लोगों को संवैधानिक रूप से आरक्षण दीजिए, नहीं आएंगे। भागीदारी के अनुपात में आप विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति करिए, नहीं करेंगे। वाइस चांसलर पूरे देख लीजिए किस समाज और जाति के धर्म के लोग हैं। क्या यही इनका सामाजिक न्याय है? क्या यही इनकी शुद्ध नियत है? शुद्ध नियत की बात करने से पहले अपने ठीक है, नियत पर बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, ये शुद्ध नियत क्या होती है, मुझे भी थोड़ा समझना है। वो मंदिर आने के लिए या किसी को मंदिर में आने का निमंत्रण देने के लिए शुद्ध नियत क्या होती है? नियत जो गंगा जल से धुली हुई एकदम शुद्ध हो वो वाली नियत, या अपने राजनीतिक दल का नेता हो वो वाली नियत? कौन सी नियत है ये जिसकी बात हो रही है? दलित नहीं होना चाहिए बस। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने सवाल पूछा है, सुनिए। नजर में शुद्ध नहीं होगा वो। ठीक है अभिषेक जी, कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है कहाँ कांग्रेस पार्टी? 2 सीटों की कांग्रेस पार्टी है, ज्ञान भाजपा को देने का काम कर रहे हैं। ज्ञान मत दीजिए आप, घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान मत दीजिए आप, सवाल का जवाब दीजिए। अभी मनरेगा पे हमारी कांग्रेस पार्टी मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट राघवेंद्र जी। हाँ, धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव कल ही किया है, और आपकी तानाशाही सरकार ने ठीक है शैलेंद्र किया है। नियत, राघवेंद्र जी, जिस नियत की बात हो रही है, एक मिनट राघवेंद्र जी, जिस नियत की बात हो रही है, मैं उस नियत पे आना चाहता हूं कि नियत का ये कौन सा पैमाना होता है जिस पे तय होता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये मंदिर आने के लिए उपयुक्त है और ये व्यक्ति नहीं है? नियत का पैमाना कैसे तय होता है? जी 2 मिनट दीजिएगा, हमें लग रहा है आपकी बात समझ में आ जाए। तो आप ही बोल रहे हैं। मंदिर की बात ये है कि राहुल गांधी को भी बुलाया गया था, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था। राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये लोग वहां जाने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई थी कि लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे मान्यवर, आपको अभी जो है मुझे जवाब देने दीजिएगा। सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, हिंदू धर्म के विषय में बात करते हैं, और दूसरी बात ये, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है बोलने वाले मक्का टाइप की बात करते हैं बीजेपी के लोग और कहते हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। ठीक है, एक मिनट, अरे एक मिनट राघवेंद्र जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष का नेता अगर मंदिर नहीं जाता है तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, और अगर वो मस्जिद नहीं जाता फिर? मुझे 1 मिनट देने का कष्ट है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हम ये कह रहे हैं, ये लोग आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सवाल कायम होगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। जेल में, गाजीपुर में आतंकवादियों को मारने पर अखिलेश यादव मातम कुर्सी में जाते हैं। नहीं पर राघवेंद्र जी, ये यहाँ थोड़ा नहीं, जब मंदिर जाते हैं आपके कार्यकर्ता व गंगा जल लेके मंदिर धोने पहुंच जाते हैं, वो भी तो अच्छा नहीं है। मंदिर में नहीं किया था, शर्म तो आती नहीं है। जात के नाम पे लोगों को मंदिर में घुसने का अधिकार देते हैं, यही इनका न्याय है, यही इनका ये बेकार की बातें, इस प्रकार की वाहियात बातें करना बंद करेंगे। उसके बाद
चुनाव जीत करके योगी आदित्यनाथ। नहीं ठीक है, वो तो बाद में जनता तय करेगी, लेकिन जनता में क्या मैसेज जाता है राघवेंद्र जी? एक सवाल उसका मैं चाहूंगा, मैं फिर आपसे भी इस पे जवाब लूंगा। राघवेंद्र जी, एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप एक तरफ उन्हें मंदिर निमंत्रण देते हैं, फिर जब वो मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो पीछे से कार्यकर्ता गंगा जल से धोने पहुंच जाते हैं, ये अच्छा लगता है क्या? सरकार में भी देश को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी फैजाबाद में मोहित खान का घर गिरा दिया गया, एक फर्जी एफआईआर में हाईकोर्ट ने उनकी बाइज्जत बरी कर दिया। क्या उनका एक घर बना के देंगे? न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, जाति और धर्म के नाम से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका घर गिराते हैं बुलडोजर से। क्या बात करेंगे? ये लोग जातिवादी लोग हैं और जात के लाभ। अच्छा ठीक है, एक आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक मिनट राघवेंद्र जी, आप चुनाव पे मत पहुंचे, अभी थोड़ा समय है, वहां पर भी आएंगे हम। लेकिन मैं जब सुन रहा था तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने सुनी। उसमें एक ये थी कि अखिलेश जी थोड़ा लेट उठते हैं, जल्दी उठना शुरू करेंगे तो स्थिति में सुधार हो जाएगा। हमें भी नहीं पता खैर अखिलेश जी कितने बजे उठते हैं, लेकिन ये तो चिंता का विषय है। अगर अखिलेश जी सुबह उठना शुरू हो जाएंगे तो ये तो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। इनकी ड्यूटी लगी है ना, बीजेपी के लोग उनके दरवाजे पे ड्यूटी में रहते हैं, वो जगते हैं तो इनको सूचना देते हैं। मतलब क्या है भाई, मुद्दे की बात दोबारा चुनाव हुआ है। अरे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी है, कम से कम सोच समझ के बात करिए। और 2 सीटों वाला कितने में काम कर रहा है? अरे हम कैसे, मुझे न दीजिए, अब जवाब दीजिए, ज्ञान मत दीजिए मुझे। चलिए, हम लोग इस प्रकार की बात आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। कोई अपनी स्थिति है। अरे न चिल्लाइए। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी, हमेशा ये बात होती रहती है कि कोई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप समर्थन देंगे तो ये मामला सुलझ जाएगा। क्या जानबूझकर इस मामले को तूल देने की कोशिश हो रही है ताकि इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके? क्या वो पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन मुद्दों को, इसलिए जानबूझ के इस तरह के बयान दिए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं? देखिए सर, आपने अच्छा सवाल किया है और आईने की तरह साथ आज सारे मीडिया को भी ये बात समझ आ गई है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, कितने बद से बदतर हालात हैं। उत्तर प्रदेश में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसे ही बातें करते रहते हैं। जब योगी जी को शोभा नहीं देता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता साहब पांडे जी की धर्मपत्नी को बताइए, बीच में बोलने की आदत बंद करिए भाई। अभिषेक जी, एक मिनट राघवेंद्र जी आपने बात रखी, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी आपको मौका दूंगा, अभी है समय व्यर्थ मत कीजिए। अशोक जी बोलिए, आपके पास आऊंगा मैं, पूरा मौका दूंगा राघवेंद्र जी। अशोक जी बोलिए। डिबेट की मर्यादा कोई अशोक जी, राघवेंद्र जी एक मिनट जी। अशोक जी, राघवेंद्र जी सही से डिबेट कर नहीं रहे हैं। समय वैसे ही सीमित है। अशोक जी, आप जिस मुद्दे पर अपनी बात कह रहे थे, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, माता साहब पांडे जी का पत्नी को बुढ़िया कहा का शब्द है, अमर्यादित शब्द है कि नहीं है? हर कोई कहेगा अमर्यादित शब्द है। आज आनंदी पटेल इतनी उम्र की है, इनको भी बुढ़िया हो गई इस तरह से, सबको बुढ़िया कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आज शंकराचार्य के विषय में कितने अपशब्द बोले हैं, आज ब्रजेश पाठक को सामने आना पड़ा। अरे भाई कहीं का रोड़ा, आज जनरल कंट्रोल करने की बात हो रही है, अब लगातार बीच बोलेंगे। अरे चलिए ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आमंत्रण को लेकर सियासी रण जारी है। मंदिर मस्जिद की इस राजनीति के बीच क्या उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि यही वो फ्रंट स्टेज है जिस पर आने वाले समय में हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति फलती फूलती नजर आएगी? और क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिर किस गत जा रही है? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए राजनीति टीवी। नमस्कार।